हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। 3 तक हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके थे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। मैंने कहा था जिन बुक्स में पहला चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो उनके लिए वो 2 चैप्टर के बराबर है। वो पहला चैप्टर जो मैंने करवाया था। देन ये सेकंड चैप्टर है जो उपभोक्ता संतुलन वाला। इसमें भी शायद हो सकता है किसी बुक के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर मेरे इंक्लूड हो गए हो, ठीक है। 2 चैप्टर इंक्लूड होने का मतलब ये होता है कि मैंने 2 चैप्टर को सम यानी एक ही में कर दिया है। पर टेंशन मतलब पूरा कोर्स है, अच्छे से करा रखा है और बता रखा है कहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना। तो वैसे वो पहले भी एक ही चैप्टर हुआ करते थे, अब तो कुछ बुकों ने उसको 2 चैप्टर में पार्ट डिवाइड कर दिया, जैसे उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। पहले एक छोटा चैप्टर अलग से बना दिया, देन तटस्थता वक्र के लिए अलग से एक चैप्टर बना दिया। बट ये दोनों पहले एक ही हुआ करते थे, तो अभी भी मैं इनको एक ही करता हूँ क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, साथ में एक जैसे चैप्टर है। तो देखो अब सबसे अच्छा टॉपिक जो आज स्टार्ट हो रहा है वो है तटस्थता वक्र, जो कि आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस है इसमें। तटस्थता वक्र, पहली बात तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो बहुत बच्चे क्या होता है तटस्थता वक्र के बारे में इनको उनके नाम ही नहीं पता होते। तटस्थता वक्र के और भी नाम होते हैं जो कि बहुत कम बच्चों को पता होता है। तटस्थता वक्र को अनधिमान वक्र भी बोलते हैं। अगर 80% बच्चों को ये पता होगा तो ये तो पता ही नहीं होता कि इसको उदासीनता वक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनता वक्र। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको पूरी चीजें बताऊंगा हर वीडियो में, जो भी मैं आपको हिंदी में करवा रहा हूँ। सबसे पहले तटस्थता वक्र बोला मैंने, कहा इसका दूसरा नाम होता है अनधिमान वक्र, तीसरा नाम है इसका उदासीनता वक्र। इंग्लिश में इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, नहीं आईसी कर्व। क्या बोलते हैं? आईसी कर्व, आईसी, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो होता क्या है, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अनधिमान वक्र यानी जो इंडिफरेंस कर्व है, 2 वस्तुओं के उन संयोगों को बताएगा, यानी उन कॉम्बिनेशन को बताएगा जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देंगे, यानी बिल्कुल एक जैसी संतुष्टि देने वाले। तो बहुत आसान डेफिनेशन है। आगे, अनधिमान वक्र पर स्थित सभी बंडल, इस कर्व पे जो भी बंडल अगर स्थित होगा वो उपभोक्ता को हमेशा क्या देंगे? समान संतुष्टि देंगे। वहां तो कोई बड़ी बात है नहीं। आगे, इसलिए उपभोक्ता सभी बंडलों के प्रति क्या रहता है? उदासीन रहता है। के प्रति उदासीन रहता है या तटस्थ रहता है, या तटस्थ रहता है। और इन्हीं ऐसे ही बिंदुओं को अगर आप रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हो तो उससे जिस वक्र का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अनधिमान वक्र यानी तटस्थता वक्र यानी उदासीनता वक्र। क्लियर है। तो डेफिनेशन याद कर लेते हैं अभी के अभी। अनधिमान वक्र वो वक्र होता है जो 2 वस्तुओं के उन संयोगों को बताएगा जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। दूसरा मैंने कहा अनधिमान वक्र पे जितने भी बंडल उपस्थित होंगे, जितने भी बंडल उपस्थित होंगे वो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देंगे। इसका मतलब उपभोक्ता हर बंडल के प्रति क्या रहेगा? उदासीन या तटस्थ रहता है। और ऐसे ही बिंदुओं को रेखा चित्र पर अगर आप दर्शाते हो, प्रदर्शित करते हो, तो उससे जिस वक्त जो वक्र बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अनधिमान वक्र कहेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? आगे, तटस्थता वक्र की मान्यताएं, वैसे तो मैंने 4 लिखी है, और भी आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है, पर काफी है 4। पहला मैंने कहा इसकी मान्यताएं ये है, यानी इसके अजम्पशन ये है कि ये कहता है कि उपभोक्ता की आय दी हुई है, यानी उपभोक्ता की जो धन आई है वो दी हुई होती है, यानी दी जाती है, और उसमें कोई चेंज नहीं करना है, यानी वो स्थिर रहेगी। यानी कंज्यूमर की इनकम आपको गिवन होगी और उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, यानी आपको वो स्थिर माननी पड़ेगी। अगर 1000 रुपए कमा रहे तो 1000 ही मानना है, वो 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर। तो उपभोक्ता की आज जो धन आय है वो दी जाती है और वो स्थिर ही रहेगी। नंबर 2, जो वस्तु की कीमतें हैं वो भी स्थिर रहेगी, यानी जो आपकी जो गुड्स की जो प्राइसेस हैं, जो आप गुड्स खरीदने जा रहे हो उनकी कीमतें भी आप क्या मानोगे? स्थिर मानोगे। क्लियर। उसके अलावा एकादिष्ट अनधिमान की बात होती है यहाँ पे। एकादिष्ट अनधिमान यानी इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इसी के अंदर कवर होने वाला थोड़ी सी देर में। बस मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ। एकादिष्ट अनधिमान में वो होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई भी उपभोक्ता है तो वो 2 बंडलों के बीच में मान लो 2 बंडल है, तो 2 बंडलों के बीच में उस बंडल को प्राथमिकता देगा जिसमें कम से कम एक गुड्स क्या हो? ज्यादा हो। यानी तुमने देखा होगा ना, अगर आपको सेम रुपए खर्च करने पर, सेम आपने रुपए खर्च किए, उसके बाद अगर आपको जो है किसी जगह पे दूसरी दुकान में अगर मान लो ज्यादा गुड्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे? ज्यादा गुड्स, आप वही तो खरीदोगे। तो एकादिष्ट अनधिमान में क्या होता है कि उपभोक्ता उस बंडल को प्राथमिकता देता है जिसमें कम से कम एक गुड्स क्या हो? ज्यादा हो। बट दूसरा कम नहीं होना चाहिए। पता चला दूसरा कम कर दिया, एक बढ़ा दिया, ऐसे नहीं। दूसरा उतने ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में कम नहीं करना, और जो एक है वो कम से कम बढ़ा देना है।
ठीक है ना। तो उसको एकादिष्ट अनधिमान कहते हैं। मैं भी समझाने वाला बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसे, ठीक है। तीसरा, उपभोक्ता जो हम तर्क संगत मानते हैं। उपभोक्ता को हम क्या मानते हैं? तर्क संगत, यानी विवेकी, दिमागदार मानेंगे। वो अदर अल्टरनेटिव को भी कंसिडर करेगा, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की पूरी प्रयास करेगा। क्या करेगा? पूरा का पूरा कोशिश करेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कि अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए जो अनधिमान वक्र पे जितने भी बंडल होंगे वो सब उपभोक्ता को क्या देंगे? एक समान संतुष्टि देने वाले हैं। इसलिए उपभोक्ता उनके प्रति उदासीन और तटस्थ रहेगा कि किसको खरीदना चाहिए, ठीक है ना। उसको पता है क्योंकि सब एक जैसे है, तो वो थोड़ा उदासीन और तटस्थ रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। और ऐसे बिंदुओं को रेखा चित्र पर प्रदर्शित करने से जिस वक्र का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तटस्था वक्र कहते हैं। इसकी मान्यता यह है कि उपभोक्ता की जो धन आय है वो दी हुई होगी ऑलरेडी, और उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। नंबर 2, वस्तु की कीमतें भी आपको स्थिर माननी पड़ेगी। नंबर 3, एकादिष्ट अनधिमान मानना पड़ेगा, यानी उपभोक्ता उस बंडल को प्राथमिकता देगा जिसमें कम से कम एक गुड्स क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है ना। और उसके अलावा उपभोक्ता को हम तर्क संगत यानी विवेकी मानने वाले हैं, यानी बुद्धिमान मानने वाले हैं कि वो हमेशा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर होता है, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो ये तटस्थ वक्र कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। यहाँ पे आप गुड 1 दिखाओगे, यहाँ पे गुड 2 दिखाओगे, देन इस तरह से आप तटस्थ वक्र को बनाओगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कर्व आप बना लोगे, देन उसके बाद फिर ये लिखोगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तटस्थ समूह क्या होता है? तटस्थ समूह का मतलब क्या होता है? यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताएगा। देखो वही बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। यह दो वस्तुओं के संयोगों का क्या है? समूह है, यानी उन समूहों को बता रहा है जो उपभोक्ता को क्या दे रहे हैं? संतुष्टि का एक समान स्तर प्रदान कर रहे हैं। और उपभोक्ता उन संयोगों के बीच में क्या रहता है? तटस्थ रहता है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर एक बंडल यहाँ पे, एक बंडल यहाँ पे, ये है और ये है, इसका मतलब ये होता है, सपोज करो आपने इस तरह से मैथ में पढ़ा हुआ है एक्स और वाई, ठीक है। जो आगे वाला है वो मान लो गुड 1, ये क्या है? गुड 2, ये दूसरा गुड है, ये पहला गुड है, ठीक है। वस्तु 1 वस्तु 2। क्लियर? अब इनके संयोग क्या है? अगर मान लो आपने कोई खर्चा किया, आपको 2 इसके मिल रहे हैं, 3 इसके मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिख रहे हो, तो हो सकता है इसका क्या, जब इसका क्या नाम है 1 आया तो उसका कितना है? 4 है। इसका 2 आया, एक्स का 2 है, मान के चलो, तो ये 3 है। इस तरह से क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्या बनने वाले? बंडल बनने वाले हैं। तो उपभोक्ता समूह जो है ना, वो इन बंडलों का, इन संयोगों का क्या है? इन संयोगों का एक समूह है। इन संयोगों का क्या है? एक समूह है। तो यह दो वस्तुओं के संयोगों के समूह को बताता है, उसको हम कहते हैं तटस्थ समूह। तटस्थ समूह यानी जो ये इतने सारे ये निकले हैं, इनका समूह है ये, जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं, यानी एक समान संतुष्टि मिलेगी। ये भी आपको एक जैसी संतुष्टि देगा, ये खरीद लो चाहे ये खरीद लो चाहे ये खरीद लो, ये सब आपको एक जैसी संतुष्टि देने वाले हैं। क्लियर? तो तटस्थ वक्र की यही खासियत होती है कि ये वक्र बताता है कि उपभोक्ता को चाहे कोई सा भी इसमें से बंडल ले ले, मिलेगी एक जैसी संतुष्टि। क्लियर? आगे लिखा हुआ है और इन संयोगों के बीच में वो क्या रहता है? तटस्थ रहता है, यानी इंडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है। देन हमारा आता है तटस्थ मानचित्र। अब तटस्थ मानचित्र का मतलब क्या होता है? ये होता है कि ये तटस्थ वक्र का समूह होता है। वहां पे क्या था? ये संयोगों का समूह था, ये किसका? वक्र का समूह है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक से ज्यादा वक्र आ जाएंगे। मान लो ये आपका वक्र आ गया, IC2 मान लेते हैं, एक कर्व यहाँ था, IC1 हो गया, तो ये 3 वक्र बना दिए मैंने। तो इन तीनों वक्र के समूह को मैं क्या बोलूंगा? तटस्थ मानचित्र बोलूंगा। क्या बोलूंगा? तटस्थ मानचित्र, यानी इंडिफरेंट मैप। ठीक है, इंडिफरेंस मैप। डन। तो हमारा इंडिफरेंस मैप हो जाता है, जबकि ये ऊपर वाला क्या था? इंडिफरेंस सेट था। क्या था? इंडिफरेंस सेट। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि तटस्थ समूह क्या होता था, तटस्थ समूह आपका संयोगों के समूह को बता रहा है। नहीं, एक ही कर्व होगा, उसमें कर्व एक ही रहता है, बस जो संयोग होते हैं ना उनके समूह को क्या बताएगा? तटस्थ समूह बोलते हैं। बट जब एक से ज्यादा कर्व आ रहे हैं, एक से ज्यादा आपके पास वक्र आ रहे हैं, और वो वक्रों के जो समूह होगा, उन वक्रों के समूह को, इन सबको टोटल को मैं क्या बोलूंगा? तटस्थ मानचित्र बोलूंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और हमेशा याद रखना, जो तटस्थ वक्र जितना ज्यादा दूर होगा ओरिजिन से यानी जो आपका जो मूल बिंदु से जो जितना ज्यादा दूर होगा, वो उतनी ज्यादा क्या देगा? संतुष्टि प्रदान करेगा। तो यानी आपको क्लियर करना है। देखो बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, मैं रट्टा नहीं करवाना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि करना क्या है। देखो इसमें तटस्थ वक्र को, एक ही तटस्थ वक्र है, तो उसमें ये क्या है? समान संतुष्टि देने वाले हैं। ये होता तो ये भी समान संतुष्टि देंगे, बट अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो ये वाला ज्यादा संतुष्टि देगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा गुड्स की बात करेगा ना।
अगर मान के चलो यहाँ पे y का 2 है, ठीक है, और x का 1 है, तो x का 1 मिल रहा है आपको, y के 2 मिल रहे हैं। और इसी पे देखोगे तो क्या है, y के भी ज्यादा मिलेंगे, यानी 3 यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे इसके 2 मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा मूल बिंदु से दूर जाएगा वो उतनी ज्यादा संतुष्टि देगा। तो जब 2 कर्व आएंगे इंडिफरेंस कर्व को, समझ लेना जो ऊपर होगा वो ज्यादा संतुष्टि देगा, जो नीचे की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, वो आपको कम संतुष्टि देगा। मगर अगर मैं इन बिंदुओं की बात करूं तो ये बिंदु क्या देंगे, सेम संतुष्टि देंगे। इस वाले कर्व में सारे बिंदु एक जैसी संतुष्टि देने वाले हैं, इस वाले कर्व में ये सारे बिंदु एक जैसी संतुष्टि देने वाले हैं, इस वाले कर्व में ये बिंदु एक जैसी संतुष्टि देने वाले हैं। बट अगर मैं इन बिंदुओं को दूसरे कर्व से कंपेयर करूंगा तो ये सेम नहीं देंगे। इसको अगर इससे कंपेयर करने की कोशिश करूंगा तो नहीं देंगे। यानी एक ही कर्व बनेगा, उस पर जितने बिंदु हो सब सेम, यानी समान लेवल ऑफ संतुष्टि देने वाले हैं। बट इसके जो कॉम्बिनेशन है वो इसके कॉम्बिनेशन कंपेयर करूंगा तो भाई वो समान संतुष्टि नहीं दे सकते, क्योंकि कर्व ही अलग अलग हो गए वो। क्लियर ना। तो जब अलग अलग कर्व के हिसाब से कंपेयर करोगे तो भाई साहब जो दूर होगा ना वो ज्यादा संतुष्टि देगा, जो थोड़ा मूल बिंदु के पास जाएगा वो आपको कम संतुष्टि देगा। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ये आपको कम क्लियर होता है, ये क्लियर होता है और ये क्लियर होता है। डन। आगे चलते हैं। एकादिष्ट अनधिमान। मैंने कहा था एक उपभोक्ता का अनधिमान एकादिष्ट तब होता है जब वो 2 बंडलों के मध्य है, यानी 2 बंडलों के मध्य, बंडल ठीक है ना, 2 बंडलों के मध्य, मैंने यहाँ पे ज्यादा रखा हुआ है, 3 रख दिया आपके लिए, ठीक है ना। तो 2 बंडलों के मध्य उस बंडल को प्राथमिकता देता है, यानी उस बंडल को आपको प्राथमिकता, इनमें से उस बंडल को प्राथमिकता देगा वो जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में, यानी अगर मैं दूसरे से कंपेयर करूं तो आपको कम से कम एक वस्तु तो अधिक मिलने वाली है। यानी मान लो कि चलो आपके पास ये 3 है, ठीक है ना, ये क्या है 3। तो उसने बोला कि अगर मैं ध्यान से देखो मैं सेम एक जैसा पैसा खर्च कर रहा हूं सबके ऊपर, तो मुझे x के भी 2 मिल रहे हैं गुड्स, y के भी 2 मिल रहे हैं। मैंने कहा दूसरे को देखते हैं, इसमें मेरे को x का 1 मिल रहा है और y के 3, तो मुझे एक ज्यादा मिल तो रहा है। देखो कम से कम एक क्या अधिक होना चाहिए, तो अच्छा तो लग रहा है कि भाई देखो y इसमें क्या ज्यादा मिल रहा है, खुश हो गया। तो मगर उसके बाद लिखा हुआ है दूसरी वस्तु जो होनी चाहिए, यानी जो दूसरी बची हुई है वो समान रहनी चाहिए, यानी इसको कम मत कर देना। तो फायदा किस चीज का, आप एक गुड्स बढ़ा रहे हो और दूसरे गुड्स को कम कर रहे हो, तो भाई साहब कोई बेनिफिट हुआ क्या, नहीं हुआ बेनिफिट। तो हम बोलेंगे दूसरी गुड्स को कम मत करना, बढ़ा दो, यानी बेनिफिट चाहिए, कम नहीं करवाने गुड्स, ठीक है ना। अब देखो ये 2 से 1 हो गया, तो हम बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, क्रॉस। इससे कंपेयर करके देखते हैं। मैंने कहा देखो 2 से ये 3 हो गया, यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है इस बार भी, मगर ये 2 से 2 ही है, इसका मतलब ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें x के कम नहीं हुए हैं और दूसरी गुड्स बढ़ भी गई है। या ऐसे कर सकते थे आप y के लिए कर लेते तो y के कम मत करना, x के बढ़ा दो, है ना। तो एकादिष्ट अनधिमान होता है। एकादिष्ट अनधिमान तब होता है जब उपभोक्ता 2 बंडलों के बीच में, ये 2 बंडलों के बीच में उस बंडल को प्राथमिकता दे रहा है जिसमें कम से कम एक गुड्स आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, 3 2 5 है, 2 2 4, इसमें 4 मिल रही थी, इसमें 5 मिल रही है, यानी एक गुड्स तो ज्यादा मिल ही गई। और जो दूसरे गुड्स की अगर बात करूं तो वो क्या है, सेम है, 2 और 2 ये सेम है। तो और दूसरी वस्तु की मात्रा क्या रहती है, समान रहती है। तो अब मेरे हिसाब से ये आपका पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। फटाफट से नोट डाउन कर लो अच्छे से। आगे देखिए फटाफट से। अब आपके पास है सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। देखो लगभग ये वही है जैसा आपने PPSC कर्व पढ़ा था, ठीक है ना, उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा था, लगभग वही है, ठीक है। यह वह दर है, यानी MRS की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यह वह दर है जिस पर उपभोक्ता वस्तु 1 की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए, यानी अगर वस्तु 1 की अगर अतिरिक्त इकाई प्राप्त करनी है तो वस्तु 2 का क्या करेगा, वो त्याग करने को तैयार हो जाता है। यानी जब हमने PPSC वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, सीमांत एक, आई थिंक वहां पर हमने पढ़ा था सीमांत अवसर लागत, है ना। सीमांत एक पढ़ा था हमने, MOC पढ़ा था और एक हमने MRT पढ़ा था, है ना। तो लगभग सेम वही है। तो यह वह दर है जिस दर पर उपभोक्ता वस्तु 1 की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वस्तु 2 की जो है, दूसरी वस्तु जो है उसका त्याग करने को क्या जाता है, तैयार हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, MRS कहते हैं। यानी अगर 1 की अतिरिक्त इकाई, अतिरिक्त मतलब सीमांत, मैंने आपको बताया हुआ है, अतिरिक्त मतलब क्या होता है, सीमांत की बात करता है। तो अगर अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करना है तो दूसरी वस्तु की आपको अतिरिक्त इकाई को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो फॉर्मूला हमारा में ये होता है MRS XY, XY मतलब गुड X गुड Y, ठीक है। तो वस्तु 2 में चेंज, डेल्टा वस्तु 2 डेल्टा वस्तु 1, डेल्टा मतलब चेंज होता
क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मान के चलो आपने वस्तु 2 में क्या त्याग करना है, तो मान लो वस्तु 2 की पहले आप 10 इकाइयां खरीद रहे थे, अब 8 खरीद रहे हो, तो कितना चेंज आया, 2, तो 2 पर आ जाएगा। नीचे मान के चलो पहले x की पहले आप 8 खरीद रहे थे और आप 12 खरीदने लग गए, तो कितना बढ़ गया आपका, 4, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 2/4 करके आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्या बोला, तो डेल्टा वस्तु 2 डेल्टा वस्तु 1, यानी डेल्टा y डेल्टा x, y वस्तु में चेंज और अपॉन में x वस्तु में चेंज। तो y वस्तु में क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे त्याग हो रहा है, और x में हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने यहां तक तो समझ लिया। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, तटस्थ वक्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो मैंने कहा तटस्थ वक्र की विशेषताएं बच्चे ये होती है, पहला, तटस्थ वक्र का ढलान जो होता है ना, वो बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्लियर, तो हमने पहला वाला पढ़ लिया। मैं डायग्राम साथ में बना लेता हूँ जगह पे, जहां जगह मिल जाए। देखो इस तरह से आपने डायग्राम सीखा था, ये y, ये x, वस्तु 1, वस्तु 2, ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु, तो तटस्थ वक्र ये हो गया। तो तटस्थ वक्र देखो बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको बोला ये बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो हमने बोला तटस्थ वक्र बाएं से दाएं और नीचे की ओर झुका हुआ होता है। क्यों होता है, वही रीजन हमारे पास, कौन सा वाला, अभी ये वाला एमआरएस वाला नहीं, पहले वो वाला रीजन, कौन सा, अवसर लागत वाला। उसमें क्या बताया था मैंने, उसमें बताया था कि अगर आपको एक वस्तु को अगर आपको खरीदना है तो दूसरी वस्तु क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर एक वस्तु को पाना है तो दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ता है। इसी कारण से जो आपका जो आईसी कर्व है वो क्या होता है, बाएं से दाएं और नीचे की ओर झुका हुआ होता है। दूसरा है कि ये मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। ये उन्नतोदर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था उन्नतोदर होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉन्वेक्स। जब हम पीपीसी पढ़ रहे थे तो पीपीसी कुछ इस तरह का कर्व था, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह का रहता है। ये क्या था, कॉनकेव, है ना, ये अवतल था, ये उत्तल है एक तरीके से। आई थिंक हिंदी सही बोली है मैंने, ठीक है। तो ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। तो उसने बोला ये मूल बिंदु के क्या होता है, उन्नतोदर होता है। रीजन क्या है, रीजन ये कि जो एमआरएस होता है ना, वो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होता है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो अभी आपने पढ़ा सीमांत विस्थापन प्रतिस्थापन दर जो आपने पढ़ा है, वो क्या हो रहा था उस टाइम पे, गिर रही होती है। अब वो गिर रहा होता है, इसलिए क्या होता है, ये आपका उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होता है। पीपीसी कर्व में ये कॉनकेव क्यों होता था, क्योंकि वहां पे जो एमआरटी था या एमओसी बोलो, वो इंक्रीज होता है। यानी कॉनकेव होते टाइम पे आप हमेशा देखो इंक्रीज हो रहा होगा, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा एमआरएस क्या होता है, डिक्रीज। डेफिनेशन लगभग सेम है। डन। नंबर 3, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं छूते, एक दूसरे को कभी नहीं छुएंगे। कोई दूसरा कर्व देखो इस तरह से आएगा, वो कभी एक दूसरे को टच करेंगे ही नहीं, और ना ही कभी एक दूसरे को काटेंगे। यानी अगर मैं बोलूं, अगर आपने इंडिफरेंस कर्व अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, कोई इस तरह से बना हुआ है, ऐसे ये IC1 था या IC2 है, क्या ये पॉसिबल है, हम बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते, ना ही ना तो छू सकते, ना ही काट सकते हैं, ठीक है। टच तो दूर, काटना तो दूर की बात है, टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व वो अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल को बताता है। क्या बताता है, अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल यानी संतुष्टि के स्तर को बताता है, ठीक है ना। तो दो इंडिफरेंस कर्व अलग अलग संतुष्टि के स्तर को बता रहा है, मगर अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व है उसमें जितने भी बिंदु होते हैं वो समान स्तर को बताते हैं। ये हमेशा याद रखना है, एक ही इंडिफरेंस कर्व है उसमें जितने बिंदु बना लो कोई सा भी समान स्तर। दो इंडिफरेंस कर्व है तो फिर दोनों अलग अलग बताएंगे ना, ये वाला अलग बताएगा, डिफरेंस कर्व वाला भी अलग बताएगा, कि जो जितनी ज्यादा मूल बिंदु को दूर होता है वो ज्यादा क्या देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। तो देखो वहां पे बात आ गई कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र होगा वो संतुष्टि का उच्च स्तर प्रदान करेगा। यानी अगर आपका तटस्थ वक्र ऐसा है तो जो सबसे ऊपर होगा वो आपको ज्यादा संतुष्टि का लेवल देगा। क्यों, यहाँ पे रीजन आएगा आपका कौन सा वाला, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यानी एकादिष्ट अनधिमान के कारण, क्योंकि उपभोक्ता उस बंडल को प्राथमिकता देता है जिसमें कम से कम एक गुड क्या हो, एक वस्तु अधिक और दूसरी वस्तु कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो अधिक की अगर प्रेफरेंस कर रहा तो गारंटीड जो सबसे ज्यादा वाला होगा वो आपको क्या देगा, संतुष्टि का स्तर ज्यादा देगा। क्लियर। तो पहला पॉइंट देखो ध्यान से, बाएं से दाएं हाथ की तरफ और नीचे की ओर, क्योंकि अगर आप एक गुड्स को अगर खरीदते हो यानी एक गुड्स को अगर पाना चाहते हो तो दूसरे गुड्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर। नंबर 2, ये मूल बिंदु के उन्नतोदर यानी ये कॉन्वेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एमआरएस गिर रहा होता है, एमआरएस यहाँ पे गिरेगा। पीपीसी करके केस में एमआरटी जो था वो बढ़ रहा था, टी और एस का फर्क है खाली।
दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को ना तो कभी टच करेंगे ना ही कभी कट करेंगे, यानी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा ऊंचा तटस्थ वक्र, जो जितना ऊंचा होगा तटस्थ वक्र वो उतना ज्यादा क्या देगा, संतुष्टि के स्तर को प्रदान करेगा। क्लियर। और लास्ट आपके पास जो है वो है कि तटस्थ वक्र ना तो कभी एक्स एक्स को टच करेगा और ना ही वाई एक्स को टच करेगा, यानी कभी भी अगर इस तरह से इंडिफरेंस कर्व बनाया हुआ है तो समझ लेना वो गलत है, ठीक है ना। इस तरह से बनाया हुआ है, या इसको भी टच ही कर लेता हूँ, लो ऐसे टच कर दिया, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, देखो आपने क्या बोला पता हमने सीखा कि आपको दो वस्तुओं के संयोगों को खरीदना है, यानी वस्तु x और वस्तु y। अब मान के चलो आप ये इस वाले पॉइंट, देखो यहाँ पे होंगे तो समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे मान लो कि हमने x का एक खरीदा y के दो, यहाँ तो समझ में ये तो ठीक है। बट अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो इस वाले पॉइंट में मेरे को x के तो 5 मिल गए मान के चलो, बट यहाँ पे क्या y कितना है, y के पास गया 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 तो y 0, तो y के 0 x के 5 ही तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा था दो वस्तुओं के संयोगों को खरीदना है, तो उसमें तो एक ही वस्तु आ रहा है ना, तो गलत हो गया। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा x वो y 6 है, देखो मान लो 1 2 3 4 5 6, बट x के यहाँ पे x तो है ही नहीं, x तो 0 है, तो इसका मतलब x 0 y 6, तो यहाँ पे संयोग बन ही नहीं रहा, दो वस्तु हो गए। तो इसलिए कभी भी ये ना तो y को टच करेगा एक्सिस को, ना ये x एक्सिस को टच करेगा, तो ठीक है। तो काफी बेहतरीन तरीके से मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। तो तटस्थ वक्र खत्म हो गया, अब सिर्फ एक लेक्चर और रह गया, जो छोटे मोटे टॉपिक छूट गए ना इसमें से, ठीक है। क्योंकि मैं सब कुछ कराने वाला, मैंने कहा था मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एक तरीका होता है कि बहुत सारी चीज छोड़ करके मेन मेन चीज बताते हुए निकल जाओ आगे, ठीक है। वो ज्यादा बढ़िया नहीं है तरीका, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो बस एक छोटा सा पार्ट और बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है, ये टॉपिक आपका खत्म होता। तो मेरे हिसाब से कुछ बुक अगर देखूं तो जिन्होंने बुक छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा हुआ है चैप्टर्स को, तो उनके हिसाब से 4 चैप्टर खत्म होते हैं। और अगर एक ही जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर पढ़ते हो तो ये शायद एक ही चैप्टर है, तो 2 चैप्टर आपके खत्म होते हैं, ठीक है ना। एक छोटा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, एक आध दिन में आ जाएगा पार्ट वो भी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।